हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग सीटेट जनवरी 2012 का पेपर करने वाले हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर है, सभी लोग आराम से अपना स्कोर करें, ठीक है। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम बहुत अच्छा पेपर है ये 2012 में हम लोग देखेंगे किस प्रकार से पेपर आते थे। इससे आपकी बहुत सी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा सा आड़ा है ये, ठीक है, आड़ा तिरछा है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसको एडजस्ट कर लेंगे आपको। चलिए और इसको जूम कर लेते हैं, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। देखिए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, जब एक बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य, इसका मतलब क्या है। जब एक बच्चा फेल हो गया, बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, व्यवस्था फेल हुई है, बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, तब आपको बच्चे में कभी भी कमी ढूंढनी नहीं है। अगर बच्चा फेल होता तो इसका सीधा सा मतलब जाता है कि जो व्यवस्था है वो फेल हो गई, व्यवस्था ने अच्छी प्रकार से बच्चे की क्यूरियोसिटी को नर्चर नहीं कर पाया। इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो हमारा सीधे सीधे तीसरा वाला हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। शिक्षण से अधिगम, शिक्षण माने पढ़ाना, अधिगम माने सीखना। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित करके, अग्र शिक्षण की तकनीकें अपनाकर, परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। तो देखिए ये सब निगेटिव हैं। इसमें क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति को हम अपनाकर जो है शिक्षण से अधिगम पर हमको बल देना चाहिए, फोकस करना चाहिए। तो दूसरे का पहला हो जाएगा। आराम से पूरा पेपर करें, बहुत अच्छे से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति कौन होगी। आप बच्चों को बीजों का अंकुरण सिखाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आपको किस प्रकार से सिखाना चाहिए। विद्यार्थी द्वारा पौधों के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। अवलोकन का मतलब होता है देखना। श्याम पट पर चित्र बनाना, वर्णन करना, बीज की वृद्धि के चित्र बनाना, विस्तृत व्याख्या करना। तो इसका सबसे जो सटीक आंसर है वो हमारा पहला वाला है कि विद्यार्थी से कहें कि एक वो बीज बोए, फिर उसके अंकुरण के वो चरण को देखे कि किस प्रकार से जो है बीज एक पौधे में बदल जाता है, किस प्रकार से वो बड़ा हो जाता है। चौथा है हमारा समावेशी शिक्षा। अब समावेशी शिक्षा क्या है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल आएगी आपके पेपर में। कक्षा में विविधता का उपसम्मान आती है, दाखिले संबंधी कठोर परीक्षाओं को बढ़ावा देती है, प्रक्रियाओं को, तथ्यों की शिक्षा मातारोपण से संबंधित है, हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षितों को सम्मानित करने से संबंधित है। समावेशी शिक्षा, इसकी मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, I = G+S। वह कक्षा जिसमें G फॉर जनरल सामान्य बालक, S फॉर स्पेशल विशिष्ट बालक दोनों एक साथ बैठकर पढ़ते हैं, उसको समावेशी कक्षा कहते हैं। समावेशी की शिक्षा जो है वो विविधता को एक संसाधन या उत्सव के रूप में लेती है। तो इसलिए चौथे का पहला वाला सही है। हम मानकर चल रहे हैं कि इस पेपर में कम से कम आपके 25 नंबर बिल्कुल सही होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वैसे पेपर तो पूरे 30 वाला है, बहुत ईजी पेपर है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, लघु उत्तरात्मक प्रश्न, मुक्त अंत वाला प्रश्न, सत्य असत्य निबंधात्मक प्रश्न। तो वे प्रश्न जिनका उत्तर केवल एक ही हो उनको हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं। जैसे हमारे सीटेट का एग्जाम होगा वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। इसमें हो जाएगा सत्य सत्य, या तो सत्य होगा या सत्य होगा या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। इसलिए जो पांचवें का तीसरा है वो एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। छठा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन की कौन से इसमें फीचर है। केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश, परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, समय सारणी बैठने की व्यवस्था में लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी। एक होती है रिजिडिटी कठोरपन, तो आपको कठोरपन नहीं, आपको लचीलापन दिखाना है सभी चीज़ों में। वही है हमारी प्रगतिशील शिक्षा की प्रमुख विशेषता। और केवल वाले तो कथन जो है 99% जो है हमेशा गलत होते हैं।
1% सही भी हो सकते हैं। तो 6 का हो जाएगा हमारा चौथा। अब सही है, अब तो सीधा है ना। क्वेश्चन नंबर 7, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न की के बारे में चिंतित है, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने, प्रश्नों के प्रकार, विश्वसनीयता, वैधता। मतलब जैसे आपने पेपर सेट किया, अब क्या जो पेपर आपने सेट किया है, जो आपने उद्देश्य निर्धारित किए हैं, क्या वो उस चीज़ की परख कर रहा है, तो इसमें क्या होगा, वैधता होगा, विश्वसनीयता, प्रश्नों के प्रकार। देखिए सेकेंड तो होगा ही नहीं, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करता है, ये भी नहीं होगा, तो ये हो जाएगा आपका वैधता। जिसके लिए पेपर को बनाया जाए उस चीज़ की अगर वो जांच करे तो उसका आंसर होता है वैधता, वैलिडिटी। तो 7 का चौथा हो जाएगा। 8, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है। क्रिटिकल पैडागोजी क्या होती है? शिक्षार्थी को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करनी चाहिए। बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक का मतलब है सही नहीं है। शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। एक शिक्षक को हमेशा कक्षा के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। तो इसमें क्या विवेचनात्मक जो शिक्षा शास्त्र जो क्रिटिकल पैडागोजी है वो कहती है कि बच्चे के जो अनुभव हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे वो उसने डायरेक्ट किए हुए हो या उसको किसी ने दिए हुए हों। ठीक है, तो इसलिए 8वें का तीसरा। क्वेश्चन नंबर 9, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा अब शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए। विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है। आकलन बहुत किफ़ायती, मतलब कम रुपए में ही हो जाता है। तो 9 का है पहला, क्योंकि जो बाहरी जो एक्सटर्नल आता है वो क्या जाने आपके बारे में, वो तो जरा से देर में आपका इंटरव्यू लेगा, परीक्षा लेगा, चला जाएगा। लेकिन जो आपके स्कूल के टीचर हैं वो आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस सभी चीज़ों को जानते हैं। इसलिए 9th का हमारा जो पहला वाला है वो बिल्कुल सही है। शिक्षार्थी व्यक्ति विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए? सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। तो देखिए व्यक्ति विभिन्नता के इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है? व्यक्ति विभिन्नता शब्द को जॉन गाल्टन ने अपनी बुक द हेरिडेटरी ऑफ जेनेसिस में 1869 में सबसे पहले दिया था। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तब इसका मतलब है प्रत्येक बच्चा सीखने में स्वयं विशिष्ट होता है, कोई भी 2 बच्चे एक समान से नहीं सीख सकते हैं। तब इसलिए 10वें का हमारा पहला वाला आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? सभी की विकास दर समान नहीं होती है। विकास हमेशा रेखीय होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं हैं। विकास की सभी प्रक्रिया अंतः संबंधित नहीं है। तो ये तीनों गलत हैं। नीचे वाले जो हैं सेकेंड, थर्ड, फोर्थ तीनों गलत है। विकास रेखीय नहीं होता, विकास हमेशा होता है वर्तुलाकार। विकास ऐसे चलता है जो मैंने आपको सिद्धांत पढ़ाया था। और विकास हमेशा कैसे चलने वाली प्रक्रिया? विकास हमेशा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास बॉम्ब टू टॉम्ब चलता है। ठीक है, जब से गर्भाधारण होता है बच्चे का तब से लेके टॉम्ब माने होता मकबरा, मरने तक, तब तक बच्चा कुछ ना कुछ हम लोग सीखते ही रहते हैं। तो विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास के सभी सिद्धांत, सभी चीज़ें आपस में अंतर संबंधित होती हैं, इंटर रिलेटेड होती हैं। तो इसीलिए हमारा दूसरा, तीसरा, चौथा गलत हो गया। अब पहला कहते हैं विकास की सभी की विकास दर समान नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। कोई बच्चा 9 महीने में चलने लगता है, कोई बच्चा जो है 12 महीने में चलता है। तो ये क्या है? व्यक्ति भिन्नता को दर्शाता है। तो सभी बच्चों की विकास दर समान नहीं होती है।
तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा पहला। 12 मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। देखो इसमें बीएस बेंजामिन थे और कर्थवाल सिम्पसन, उन लोगों ने विकास के 3 जो हैं बड़े बड़े से आयाम बताए हैं, 3 आयाम बताए हैं या 3 पक्ष बताए हैं जो कि आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। आप इसके लिए ट्रिक कैप का यूज कर सकते हैं। कैप माने टोपी नहीं है। कैप का मतलब क्या है? कोग्निटिव, ए फॉर अफेक्टिव, पी फॉर साइकोमोटर। ठीक है, कोग्निटिव का मतलब होता है संज्ञानात्मक, साइकोमोटर का मतलब होता है क्रियात्मक, अफेक्टिव का मतलब होता है भावनात्मक। तब हमारे कौन से हो जाएंगे? आध्यात्मिक कोई है नहीं, तो सेकंड तो इसलिए गलत हो गया, आध्यात्मिक कोई है नहीं। ठीक है, अब हमारे पास बचे हैं शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक। ये कोई भी प्रकार नहीं है। देखिए कैप में तो कौन सा बचा? शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, सोशियो इमोशनल भी कहते हैं। भावनात्मक जो अफेक्टिव मैंने आपको बताया था, इसको सामाजिक भी कहते हैं, सोशियो कल्चरल। ठीक है, तो इसलिए 12 का हमारा पहला वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन से देखिए हमारे सीखने में मदद करते हैं और ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं ये क्वेश्चन आ जाएं, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम रहेगी। एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है, अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम पर आधारित है। किस पर आधारित है? फिर पढ़ लीजिए। एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है, ठीक है, और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। पहले चित्रों को दिखाती, बाद में चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। ये उपागम अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन, पुनर्वलन के सिद्धांत, अधिगम के सक्रिय अनुबंधन, ज्ञान के निर्माण। तो किस पर आधारित है? ज्ञान के निर्माण पर आधारित है, क्योंकि बच्चे पूर्व ज्ञान का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तब ये 13 का होगा हमारा चौथा वाला। क्वेश्चन नंबर 14। जब बच्चे की दादी उसकी माँ की गोद से लेती हैं, बच्चे की दादी उसकी माँ की गोद से लेती हैं, तब बच्चा रोने लगता है। मतलब अगर एक मम्मी अपने बच्चे को खिला रही है, दादी कहते हैं अरे बेटा मुझे भी थोड़ी देर दे दो ये बच्चा खिलाने को लिए। ठीक है, जब वो दादी बच्चे को खिलाने के लिए लेती हैं गोद में, तो बच्चा बहुत ज़ोर से ए करके रोने लगता है। वो क्यों रोने लगता है? बच्चा के कारण रोता है। सामाजिक दुश्चिंतता, संवेगात्मक दुश्चिंतता, अजनबी दुश्चिंतता, वियोग दुश्चिंतता। ये क्वेश्चन टेट में भी पूछा गया था, यूपी टेट में। तो क्या है? भावनात्मक। तो ये आ जाएगा भावनात्मक, इमोशनल एंजाइटी, क्योंकि वो उसका अपनी मम्मी के प्रति जो है भावनात्मक इमोशनल अटैचमेंट अधिक होता है, इसलिए वो दादी की गोद में नहीं जाना चाहती है। तो 14 का हो जाएगा हमारा दूसरा वाला। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण क्या है? ये सामाजिकरण अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। सामाजिकरण से मतलब है कि समाज के नियम कानूनों की तरह अपने को एडजस्ट कर लेना उसी इन्वायरमेंट में, मानदंड को अपनाना और अनुकूलन और समायोजन। तो 15 का हो जाएगा हमारा तीसरा वाला। क्वेश्चन नंबर 16। राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। मतलब कि विद्यालय में कौन सी कंपटीशन है? स्टूडेंट स्टेट लेवल सॉन्ग कंपटीशन, मतलब गायन की प्रतियोगिता है। तो उसमें जो स्कूल वाले वो कहते हैं सबसे ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट लड़कियां करेंगी। यह दर्शाता क्या, किस चीज़ को दर्शाता है? वैश्विक प्रवृत्तियाँ, प्रयोजनात्मक उपागम, प्रगतिशील चिंतन, लैंगिक पूर्वाग्रह। अब स्कूल वालों के दिमाग में यही चीज़ भरी पड़ी है
कि जो लड़कियां होती हैं वो हमारी जो गायन में और डांसिंग में अच्छी होती हैं। और ये क्या है, ये एक लैंगिक पूर्वाग्रह है, जेंडर बायस है। 17 वाइगोट्स्की बच्चों के सीखने में निम्न में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। लेव वाइगोट्स्की जी किस पर बल देते हैं? आनुवांशिक, नैतिक, शारीरिक, सामाजिक। जहाँ पर भी इसकी मैंने आपको ट्रिक बताई थी, SCL, S फॉर सोसाइटी मतलब समाज, C फॉर कल्चर संस्कृति, L फॉर लैंग्वेज। जहाँ पर भाषा से सीखने की बात की जाए, समाज से सीखने की बात की जाए, कल्चर से, संस्कृति से सीखने की बात की जाए, उसका आंसर हमेशा क्या होगा? लेव वाइगोट्स्की। तब 3 में से कौन सी चीज़ इसमें हमको मिल गई? सामाजिक, 17 का 4। 18 एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण, वैविध्य का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के कार्यों का उपयोग करती। वह से प्रभावित है, किससे प्रभावित है? कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत, वाइगोट्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से। ये थोड़ा सोचने वाला ज़्यादा क्वेश्चन है। शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों, क्योंकि सभी विद्यार्थी जो होते हैं एक समान नहीं सीखते हैं, सभी विद्यार्थी अलग अलग प्रकार से सीखते हैं। कोई चलते समय चल कर पढ़ता है ना, कोई बोल बोल कर पढ़ता है, कोई मौन वाचन करके पढ़ता है, कोई रात में पढ़ता है, कोई दिन में पढ़ता है, कोई किसी टाइम पढ़ता है। सभी बच्चे अलग अलग प्रकार से सीखते हैं, इसलिए जो शिक्षिका है वो अलग अलग कार्यों का प्रयोग करती। तो ये किससे मेल खा रहा है? ये खा रहा हमारे हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत की सभी बच्चों में अलग अलग प्रकार से बुद्धि होती है। तो ये क्या हो जाएगा? वाइगोट्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, पियाजे के, ये कुछ नहीं। तो इसका आंसर जो होगा 18वें का दूसरा वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 19, एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती है। वह अपने विद्यार्थियों से उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं, देखिए समूह चर्चाएं आ गई हैं, सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम के सिद्धांत पर आधारित है। अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन, अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना, सीखने की तत्परता, सक्रिय भागीदारिता। तो ये किस पर है? एक्टिव पार्टिसिपेशन, जिससे बच्चे पार्टिसिपेट करें, इंगेज करें और एक दूसरे से सीखें। लर्निंग टू ईच अदर। 19 का 4। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? शिक्षक से संबंधित बैठने की उचित व्यवस्था, शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति, विषय वस्तु में प्रवीणता, मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट मैटर। तो मास्टरी टीचर से रिलेटेड है और ये तीनों चीज़ें टीचर से रिलेटेड नहीं है, सिस्टम से रिलेटेड है, इसलिए हमारा 20 का चौथा वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 21, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में कैसे नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है? धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार को स्पष्ट नियम बनाकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। कठोर तो कभी भी सही हो ही नहीं सकता। कोहलबर्ग के नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कैसे? तो नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में बच्चों को शामिल करके। 22, छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया इंटरेक्शन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें, पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा कर सकें, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें, शिक्षक कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके। तो नियंत्रित करना गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा करना। ये भी नहीं है। तो क्या वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें।
क्वेश्चन नंबर 13, जब एक निरयोग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। निरयोग्य का मतलब होता है लर्निंग डिसेबिलिटी, जिसमें सीखने की अभी क्या है डिसेबिलिटी है, अच्छी प्रकार से नहीं सीख सकता। डिसेबिलिटी फर्स्ट कम्स टू स्कूल, व्हेन ए चाइल्ड विद ए डिसेबिलिटी फर्स्ट टाइम्स कम टू स्कूल द टीचर शुड। आपको क्या करना चाहिए, आप एक टीचर हैं, एक बच्चा ऐसा आता है जिसको पढ़ना लिखना कम आता है और सीखने में उसको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, तब आपको कैसे व्यवहार करना चाहिए। बच्चे की नियोग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना, उसे अन्य शिक्षार्थियों से अलग रखना, सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए, प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। अरे एक तो वैसे वो निरयोग्य है और तुम उसकी प्रवेश परीक्षा ले लोगे तो ये गलत है। बच्चे को अलग स्कूल में भेजने के लिए कभी भी प्रस्ताव मत करना, गलत हो जाएगा आपका आंसर। उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग तो कभी किसी को करना ही नहीं, सबको एक क्लासरूम में ही बैठा के पढ़ाना है, जिसमें सामान्य बच्चा और विशिष्ट बच्चा साथ साथ पढ़ेंगे। यही होती हमारी इंक्लूसिव क्लासरूम, समावेशी कक्षा। किसी को पीछे नहीं छोड़ना, सबका साथ सबका विकास। तो 23 का हो जाएगा हमारा तीसरा। 24, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक सबसे पहली वाली अवस्था, 4 अवस्थाएं बताई थी, एस पी सी एफ। अवस्था किसके साथ संबंधित है, अनुकरण, स्मृति, मानसिक निरूपण, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता। क्या 2 वर्ष का बच्चा तार्किक समस्याओं को हल कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। विकल्पों के निर्वचन विश्लेषण करने की योग्यता, इतना बच्चा होशियार हो गया 2 वर्ष का कि वो विश्लेषण करने लगा, गलत। सामाजिक मुद्दे कि क्या इसमें समाज में चल रहा है, करंट इशू क्या चल रहा है, क्या वो ये जान पाएगा, कुछ नहीं जानता है। छोटा बच्चा 2 साल का, वो क्या कर सकता, अनुकरण बहुत अच्छे से कर लेगा। आप जो भी कहेंगे वो उस चीज़ को बोल के नहीं तो करके सीखने का प्रयास करेगा। अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। तो 24 का हमारा हो जाएगा पहला। क्वेश्चन नंबर 25, मानव व्यक्तित्व। मानव व्यक्तित्व क्या है। एक चीज़ मैंने आपको पढ़ाई थी, D = H × E। डेवलपमेंट विकास, H फॉर हेरिडिटी अनुवांशिकता, E फॉर इन्वायरमेंट वातावरण। देखिए कोई भी व्यक्ति जो भी है, जैसे मैं जो इस समय हूँ संजय, तो मैं कौन हूँ, मेरा विकास क्या है। संजय कौन है पता है, संजय अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी सभी का अनुवांशिकता के लक्षण से मिले हैं इसको। और जहाँ इसने पढ़ाई की है, जहाँ ये रहा है, जिन जिन लोगों से बातचीत की, जो भी यार दोस्त हैं, सब इन्वायरमेंट किस प्रकार से पढ़ाई की है, उन दोनों के जटिल संयोग से ही हमारी पर्सनालिटी बनी है। इसी प्रकार से व्यक्ति का जो है पूरा विकास होता है, वही आपका व्यक्तित्व है। पालन पोषण शिक्षा नो अनुवांशिकता वातावरण की अंतःक्रिया। ठीक है, ये बात किसने कही थी, ये वुडवर्थ ने फार्मूला दिया था। वुडवर्थ की व्यक्ति की जो अनुवांशिकता है और वातावरण, इन दोनों में गुणनफल के समान संबंध होता है, ना कि जोड़ के समान। ये एक दूसरे में गुथी हुई होती, जुड़ी हुई होती है। किसके अनुसार, वुडवर्थ के अनुसार। इसलिए 25 का हमारा हो जाएगा आंसर नंबर दूसरा। 26, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना चाहिए, ध्यान देना महत्वपूर्ण है। क्योंकि किस चीज़ पर, शिक्षार्थी हमेशा, पहला हमारा शिक्षार्थी हमेशा समूह में ही बेहतर सीखते हैं। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में ऐसा ही बताया गया है। इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षक को बेहतर अवसर मिलते हैं। अवसर देखकर फंस मत जाना, अनुशासन करने के अवसर की बात की गई है। बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीके से सीखते हैं, जिसकी चर्चा अभी हमने की थी ऊपर। प्रत्येक बच्चा अलग अलग प्रकार से सीखता है। तो 26 का हमारा चौथा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27,
27 निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? प्रकल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी को एकत्रित करना, प्राक्कलन का निर्माण करना। निम्नलिखित में कौन सी समस्या समाधान की पद्धति का पहला चरण है? वेरिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस, प्रॉब्लम अवेयरनेस, कलेक्शन ऑफ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस। तो सबसे पहले होती है हमारी समस्या की पहचान करना, समस्या के प्रति जागरूकता। जब समस्या जानेंगे तभी तो उसका हल करेंगे, इसलिए 27 का दूसरा। 28 निम्न में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? सीखने के क्षेत्र 3 बताए हैं, बेंजामिन कर्थवाल और बेंजामिन ब्लूम, BS ब्लूम जिनको कहते हैं। कर्थवाल है सिम्पसन ने सीखने के 3 आयाम बताए हैं, कैप, CAP, कैप आ जाए आपके माइंड में, CAP संज्ञानात्मक, भावनात्मक और हमारा क्रियात्मक। तो देख लो इनमें से कौन सा व्यावसायिक होता ही नहीं है, आध्यात्मिक भी नहीं होता, अनुभविक भी नहीं होता। तो 28 का दूसरा भावनात्मक। 29 जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है, मन नहीं करता है, मज़ा नहीं आता है या क्वेश्चन गलत होने लगते हैं, बिल्कुल ऊब जाता है, तो इस बात का संकेत किस चीज़ की ओर संकेत कर रहा है? संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, बच्चा बुद्धिमान नहीं है, बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है, बच्चे को अनुशासित करने की ज़रूरत है। अनुशासित के अगर लगातार बच्चा पढ़ता रहेगा ऊब ही जाएगा, नेचुरल बात है। तो इसके लिए क्या, अगर आप कोई मशीन थोड़ी ना भाई, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमें इमोशंस है, थकते हैं, ठीक है, इमोशंस आती रहती। तो अगर उबने लगे हैं तब इसका मतलब ये है कि एक ही काम को आप बहुत ज़्यादा समय तक बार बार नहीं कर सकते, इसके लिए आपको ब्रेक लेना होगा। इसलिए 29 का पहला। 30 प्रयास शिक्षार्थियों की टिटियाँ किस ओर संकेत करती हैं? बच्चों की गलतियाँ किस ओर संकेत करती हैं? वे कैसे सीखते हैं? यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, सीखने की अनुपस्थिति, शिक्षार्थी के सामाजिक आर्थिक स्तर। इससे तुम्हें क्या मतलब? सामाजिक आर्थिक स्तर से अनुपस्थिति, नॉनसेंस, यांत्रिक अभ्यास बिल्कुल मशीनों की तरह से प्रैक्टिस किए जा रहे हैं केवल। तो गलतियां ये बताते हैं कि बच्चे किस प्रकार से कैसे चीज़ों को सीखते हैं। तो इसीलिए गलतियां जो हमारी हैं वो सीखने का एक अभिन्न अंग बताई गई हैं। मिस्टेक्स इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ लर्निंग। चलिए वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आई होप आप सभी लोगों के बहुत अच्छे नंबर आएंगे और सभी लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वाचिंग। कैसा लगा हमारे पढ़ाने का स्टाइल, इसके बारे में हमको ज़रूर बताएं। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।